नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पॉलिटी टॉक्स में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने मेरे इस संविधान की सीरीज को बहुत प्यार दिया और मुझे लगता है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। साथियों, मैं कोशिश करूंगा आपका ये विश्वास बना रहे और आपके टीजीटी एलटी ग्रेड के एग्जाम के पहले मैं आईआर और पॉलिटिकल थ्योरी और जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कुछ हिस्सा है और पबैट का कुछ हिस्सा है आपके एलटी ग्रेड और टीजीटी के एग्जाम में, तो मैं उसको भी मैराथन या क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कराने की पुरजोर कोशिश करूंगा। साथियों, ये आपसे वादा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अपना पूर्णतः प्रयास करूंगा ऐसा करने का। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते क्या कुछ आपके लिए खास। साथियों, जैसा कि 24 क्वेश्चन क्या करा है, हमने इसके पहले 23 क्वेश्चन कर लिए हुए थे। आप लोगों ने अगर वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो देखिएगा, वो उसमें बेहतरीन क्वेश्चन है और उसका जो एनालिसिस है बेहतरीन। अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं इसका मतलब आपको एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, आपको पसंद आ रहा होगा और आप इसलिए बने हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका विश्वास बना रहे आजीवन काल तक। ठीक है मेरे भाई? तो आप सभी लोग मुझे प्यार दीजिए और मैं कोशिश करूंगा बेहतर करने की और बेहतर से बेहतर करने की। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? साथियों, बात कर रहा है मौलिक कर्तव्य की। हालांकि ये क्वेश्चन गलती से आ गया क्या? हमने ये हमारा टॉपिक, हालांकि देखा जाए तो मेरा टॉपिक स्टार्ट है मूल अधिकार का ही, लेकिन इसमें एक गलती से क्वेश्चन आ गया। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं। भारत के संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर करना। ऑप्शन बी क्या कह रहा है? जन संपत्ति का संरक्षण करना। ऑप्शन सी, जन निर्वाचनों में मतदान करना। वैज्ञानिक सोच विकसित करना। क्या बात है ना? बढ़िया क्वेश्चन इतना बढ़िया है, बताइएगा। आप सभी को पता है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए, ये बताओ मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी थी? आपसे ये पूछा जाए मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कुल कितनी थी या मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप क्या बताएंगे? एक भी नहीं। दरअसल मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात ही नहीं करी गई थी। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा एक पॉइंट ये। अब आगे बात करते हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल जब क्वेश्चन आ ही गया तो मुझे लगता है इसका एनालिसिस कर ही लेना चाहिए हम लोगों को। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। साथियों, बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। आप सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस में है? ये भाग किस में है मेरे भाई? भाग 4 के ए में जोड़ा गया मेरे भाई। ठीक है, भाग 4 के ए में कह लो या भाग 4 के क में कह लो। ठीक है, और किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 का ए में। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात पता है। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पर ऐसा जोड़ा गया था? तो किसने ऐसी समिति की थी, यानी मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा जाना चाहिए, इस समिति की सिफारिश किसने की थी? याद रखिएगा मेरे भाई। क्या बात है, गुड। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसने? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, है ना? क्या बात है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये हुई थी। अच्छा, ये पूछा जाए आपसे कि ये बताओ, ये संविधान, माफ करेगा, ये संविधान संशोधन अधिनियम लागू कब हुआ था मेरे भाई? याद रखना है, पेन चेंज कर दे कलर। याद रखिएगा, ये संविधान संशोधन लागू कब हुआ मेरे भाई? कोई बता सकता है क्या? नहीं, कोई बात नहीं, याद रखिएगा 3 जनवरी 1977 को ये संविधान संशोधन क्या हुआ? लागू हुआ था मेरे भाई। ठीक है। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये कितने मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश की थी? क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, ये बताइए 8 की थी या 10 की थी या 11 किया था इन्होंने? आपसे पूछते हैं एक सवाल, क्या कि जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, इन्होंने मौलिक कर्तव्य, कुल कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की बात कही थी या सिफारिश की थी? ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8 याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नहीं 10 थी। देखो, सम्मिलित किया गया था 10, लेकिन इन्होंने सिफारिश, यानी स्वर्ण संघ समिति की सिफारिश कितने की थी? तो 8 मौलिक कर्तव्यों को इन्होंने सिफारिश की थी मेरे भाई। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आमतौर वो बच्चे गलत कर जाते हैं। ठीक ना मेरे भाई? हमने क्या कहा कि देखा जाए तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कुल कितने थे? 8, यानी इन्होंने 8 सिफारिश की थी। जोड़ा कितना गया था? 10 जोड़ा गया था मेरे भाई। ठीक ना? आप सभी को पता है वर्तमान में कुल कितने हैं? वर्तमान में कुल कितने हैं? अगर देखा जाए वर्तमान में कुल कितने हैं मौलिक कर्तव्य, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कुल कितने हैं? 11 है। वो 11वां कब जोड़ा गया?
बताइएगा 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? गुड, क्या बात है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, यह 2002 में जो जोड़ा गया था 11वां, ये क्या था, किससे संबंधित था? आप सभी को पता है ना, 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनके गार्जियन द्वारा यानी अभिभावकगण या परिवारजन द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने का अवसर यानी अवसर उपलब्ध कराएंगे, शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएंगे, ठीक ना मेरे भाई। 6 से 14 वर्ष के बालकों को, ये इनका काम है, इनका दायित्व है किसका? उनके अभिभावक जन का, उनके संरक्षक जन का और उनके माता पिता का, ठीक ना। 6 से 14 वर्ष के बालकों को मेरे भाई हमने याद रख, ये हमने क्या सीखा अभी तक? हमने ये जाना कि 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए संविधान में भाग 4A के तहत अनुच्छेद 51A में, ठीक है मेरे भाई। स्वर्ण संघ समिति ने कितनी सिफारिश की थी मौलिक कर्तव्यों की संख्या? तो 8। अच्छा, जोड़ी कितनी गई? 10। अच्छा, यह लागू कब हुआ? 3 जनवरी 1977 को, ठीक ना, याद रखिएगा। अच्छा, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। और 86वां संविधान संशोधन जो ये अधिनियम था, उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य क्या था? पूछ लिया जाए आपसे, बताइए 11वां मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों को उनके परिवारजन अभिभावकगण द्वारा शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा। अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाए मौलिक कर्तव्य क्या ये वाद योग्य है? नहीं है, याद रखिएगा, ये वाद योग्य नहीं है, ठीक ना मेरे भाई, वाद योग्य है क्या? नहीं है। अच्छा, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक ना मेरे भाई, संयुक्त सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक ना, यानी रूस से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मौलिक कर्तव्य क्या यह नागरिकों को है या फिर विदेशियों को भी प्राप्त है? याद रखिएगा, यह केवल नागरिकों के लिए है। फंडामेंटल ड्यूटीज केवल नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, इसकी प्रकृति सकारात्मक है या नकारात्मक है? याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है मेरे भाई? सकारात्मक है। गुड, क्या बात है, मजा आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आगे बात करते हैं, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है ये? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों जनों को उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा क्या कह रहा है ये? भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारतीयों को उपलब्ध है। अच्छा, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। बताइए इसमें से कौन सा कूट सही है, आपको बताना है, बताइएगा ध्यान से। अच्छा सवाल है, कौन सा सही है पूछ रहा है। अच्छा, ये बताओ केवल नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार पता है प्राप्त हैं? यानी 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे अधिकार है जो केवल किसको मिले हैं? भारतीय नागरिकों को मिले हैं। जो भारत देश के वासी हैं, वसिंदे हैं, उनको मिला है। 15, 16, 19, 29, 30 आप 4-5 बार बोलेंगे, नहीं याद है तो आपको याद हो जाएगा। क्या कहा हमने? 15, 16, 19, 29, 30। क्या बात है, गुड। ठीक है, माइक बंद तो नहीं है ना? 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या कहा? 15, 16, 19, 29, 30 ये कौन से अधिकार है? केवल भारतीय नागरिकों को है। अच्छा, ये बताओ भारतीय नागरिकों तथा विदेशियों की बात कर दी, इसका मतलब ये नहीं होगा। एक देखो पहले, अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक तो इसमें नहीं होगा, एक इसमें है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन ये हो सकता है या ये हो सकता है। अच्छा, एक बात ये देखो, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसका मतलब 3 तो होगा ही होगा, है ना। अगर ऑप्शन सही है, इसमें ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब ऑप्शन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब 3 तो क्लियर है। अब केवल मुझे एक पता चल जाएगा कि 2 सही है या नहीं है, हमारा एकदम काम हो जाएगा। बोलो आसान हो जाएगा नहीं काम? भारत के संविधान अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। बताओ 15, 16, 19, 29, 30 में 16 क्या है? इसको मिलता है, तो इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। बोलना कौन सा सही होगा फिर? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा। अच्छा, याद रखिएगा ऑप्शन ये 15 क्या है? आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, ठीक ना मेरे भाई, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा मेरे भाई, हमने क्या कहा? आपको क्या याद रखना है? ये क्रम, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान का क्रम याद रखना है आपको, ठीक ना। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। अच्छा, ये 4-5 बार आप लिख लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा।
क्या कहा हमने? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 16 क्या कहता है मेरे भाई? लोक नियोजन में अवसर की समानता। आर्टिकल 21 क्या कहता है बताओ? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। गुड। क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, बार बार मैं मेरे भाई बोलता हूँ तो इसका आप लोग वो अन्यथा ना लिया करें। एक तो होता ना आपका आदत बन जाता है किसी चीज़ को पढ़ाते पढ़ाते वैसे बोलते बोलते, तो ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उस बात का अन्यथा नहीं लेंगे आप सभी लोग प्लीज़। आगे बात करते हैं 26। स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, बताइएगा क्या? कोई भी पेशा अपनाना, वाह क्या बात है। टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन, बताओ कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार है क्या? अच्छा। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी भाषण की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है क्या? अच्छा है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, अच्छा। धर्म का पालन एवं प्रचार, बताओ क्या इसमें से निहित है स्वतंत्रता के अधिकार में? आप सभी को पता है स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है मेरे भाई? 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है सर। अच्छा ये बताओ ये किसके तहत आएगा? 19, आर्टिकल 19 के ही तहत तो आएगा ना। कौन सा? आर्टिकल 19 में कितने अधिकार हैं आप सभी को पता है? आर्टिकल 19 में 6 अधिकार हैं। आर्टिकल 19 का एक का क्लॉज ए बी सी, हालांकि हमने पिछले क्लास में बताया है इसलिए यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, आप याद रखिएगा उन सभी पॉइंट्स को। अगर नहीं याद होगा तो प्लीज़ आपका ये फर्ज है कि आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 19 का क्लॉज ए का सब क्लॉज ए, ठीक है। यहाँ पर बी, यहाँ पे सॉरी बी, ये सी डी ई एफ, ठीक है मेरे भाई, आपको याद रखना है पूरा, ठीक ना। ई तो हालांकि नहीं है, क्या है क्योंकि अब निश्चित कर दिया गया है। बाकी के सभी आपको याद रखने हैं प्लीज, और भी क्रम से याद रखना है मेरे भाई, क्योंकि क्या होगा ना आपको ये से मिलाने को देगा। अब हो सकता है क्वेश्चन देखो आयोग बनाता है पेपर, तो आयोग देखो पीसीएस का एग्जाम आपने दिया होगा तो आपको जरूर देखा होगा कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब ऐसे दे दिया आर्टिकल 19 का एक का क्लॉज ए दे दिया, उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही दे दिया बी सी डी, और यहाँ पर दे दिया अलग से, यहाँ पर लिख दिया कि कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, ऐसे दे दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दे दिया निवास करने की स्वतंत्रता, यहाँ पर दे दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपको मिलान करने के लिए दे दिया कौन सा मिलान सही है या कौन सा मिलान गलत है, यहाँ पे दे दिया कूट सहित मिलान करिए। तो मेरे भाई इसलिए आपको ये क्रम याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा, नहीं याद होगा तो ये आपके लिए घातक साबित होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि परीक्षाओं की प्रकृति अब जटिल हो रही है। आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के अधिकार में कोई भी पेशा अपनाना, जी हाँ कोई भी पेशा अपना सकते हैं, यानी टू अडॉप्ट एनी प्रोफेशन। ठीक है, ये स्वतंत्रता, हालांकि इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी है। कोई भी अगर कोई भी पेशा अपना रहे हो यानी व्यापार कर रहे हो तो इसका मतलब थोड़ी नहीं किसी का इंसान को पकड़ के किडनी गुर्दा निकाल के बेच रहे हो या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग करो, मानव की तस्करी स्टार्ट कर दो करना। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं है। हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर दिए गए हैं, लेकिन हाँ कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, ये भी क्या है? भाषण क्षमता ये भी है, यानी ए भी है बी भी है। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये बताओ अस्पृश्यता का अंत क्या होता है? ये आर्टिकल 17 में आता है। ये किस में है? आर्टिकल 25 में है। तो बताओ स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक होता है? 19 से 22 होता है। अरे भाई बोलना, 19 से 22 होता है ना। तो ये बताओ 19 से 22 तो है नहीं, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा। तो क्या पूछा है, नहीं है या है? तो निहित है पूछा है, निहित है यानी ए और बी किसमें सही है, यानी सी। आगे बढ़ा जाए, बोलो हाँ या ना। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? गुड। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिकार क्षेत्र है, बताओ क्या है? क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है। बताओ सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार की बात कर रहा है। मौलिक और अनन्य है, मौलिक नहीं है, मौलिक है लेकिन अनन्य नहीं है, अनन्य है। बताओ कितना बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्लियर है, बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा भी इसमें दिमाग ही नहीं लगना है भाई मेरे। अगर दिमाग हो तो ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी आ जाएगा आंसर, जस्ट जोकिंग। आज बात करते हैं। देखो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार है। आप सभी को पता है यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन या हाँ, उन पर मौलिक अधिकारों का आप पे गतिरोध होता है, यानी आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये सुप्रीम आर्टिकल 32 के तहत यदि मूल अधिकार का मतलब क्या होता है? अच्छा ये इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मौलिक का मतलब क्या समझ रहे हो? देखो मौलिक का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट, यानी आप यदि मूल अधिकारों से संबंधित कोई प्रावधान है या कोई मामला है, ठीक है, आप डायरेक्ट कहाँ पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी ये कैसा अधिकार है आपको? आर्टिकल 32 के तहत मिला हुआ है। वहीं पर हाई कोर्ट भी जा सकते हैं क्या? हाँ हाई कोर्ट भी जा सकते हैं।
आर्टिकल 226 के तहत। यानी हाई कोर्ट और ये और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी इन दोनों के पास क्या है, ये मौलिक क्षेत्राधिकार है। किसके संबंध में, किसके संबंध में, गुड, फंडामेंटल राइट्स के संबंध में। यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो ऐसी स्थिति में आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट, यानी ये मौलिक है अधिकार। ठीक है मेरे भाई, ये मौलिक क्षेत्राधिकार है इनका। ठीक है, अगर लेकिन अगर मूल अधिकार संबंधित कोई मामला नहीं है, यानी कोई दूसरा मामला है, मान लेते हैं मर्डर का मामला हो गया, छिनैती का मामला हो गया है, या फिर भूमि संबंधी कोई विवाद है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपील करना पड़ेगा पहले आपको सेशनल कोर्ट में, यानी आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसका हाई कोर्ट, फिर क्या होगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ठीक ना मेरे भाई, लेकिन अगर ये मौलिक अधिकार संबंधी मामला डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये मूल क्षेत्राधिकार है। इसका मतलब मौलिक तो होगा, क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई, मौलिक तो होगा, क्लियर है, मौलिक नहीं इसका मतलब ये हट जाएगा। अच्छा, बात करेंगे अनन्य है कि नहीं, इसका मतलब मौलिक तो है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बात करते हैं इसमें और इसमें, कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं ना, गुड, क्या बात है। आगे बात करते हैं फिर अनन्य क्या होता है सर। मौलिक तुम क्लियर है, समझ गए, सर अनन्य क्या होता है। अनन्य का मतलब देखो, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, अनन्य का मतलब क्या होता है, अन धन नए, ये इसका संधि विच्छेद करो अभी क्लियर हो जाएगा। अन्न मतलब क्या होता है, नहीं, अन्न का मतलब नहीं, और नए का मतलब कोई दूसरा, नया, या फिर अलग कोई और, समझ पा रहे हो मेरे भाई। अन्न का मतलब नहीं और नया, दूसरा, कोई और, इसका मतलब जो अन्न नहीं हो, किसी और के पास अन्न नहीं हो। ठीक है मेरे भाई, कोई और नया नहीं हो या कोई और नहीं हो, यानी क्या। अच्छा बताओ, क्या मूल अधिकार संबंधित मामला केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाया जा सकता है इसके संबंध में, नहीं ना, इसके अलावा आप हाई कोर्ट में भी तो जा सकते हैं। बोलना मेरे भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है, ये उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन केवल केवल सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, नहीं, हाई कोर्ट के तहत भी हम लोग जा सकते हैं, यानी आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी हम लोग जा सकते हैं ना। इसका मतलब अनन्य नहीं है, इसका मतलब अनन्य नहीं है, कोई दूसरा नहीं है क्या, ये अगर ऐसा कहता है तो ये गलत हो जाएगा, है कि नहीं मेरे भाई, बात समझ पा रहे नहीं। अनन्य कह, अनन्य नहीं है, इसका मतलब कह रहा है ये कि कोई और नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई ऐसा अन्य नहीं है जिसके तहत आप मूल अधिकारों के उल्लंघन के समय आप वहाँ जा सकते हो। लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत हम लोग हाई कोर्ट में भी तो जा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हुआ, इसका मतलब ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कहीं मैं ऐसा तो नहीं, मैं बहुत ज़्यादा समझा दे रहा हूँ। देखो, हो सकता है मैं ज़्यादा समझा दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को अच्छे से, क्योंकि डिटेल्ड में समझाने का मतलब तो ये है ना कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा चीज़ें। आगे बात करते हैं प्लीज़, और क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन कैसा लगा। देखो मैं क्वेश्चन जो है अभी तक जैसे पूछे गए हैं या प्रीवाइक्यूज हैं, उनके आधार पर नए प्रश्नों की श्रृंखला में लाया हूँ। आमतौर पर आपने बहुत कर लिए होंगे नॉर्मल क्वेश्चन, सस्ते वाले क्वेश्चन, यानी वो बहुत कर लिए। अब हम थोड़े महंगे महंगे वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 28, ये देखिएगा, ये बताओ, ये लगभग 251 रुपये का क्वेश्चन है, बताइएगा। जोकिंग यार, 251 रुपये। चलो, इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 49 रुपये रखता हूँ। ये कोई बताएगा तो मैं उसको 49 रुपये दूंगा। ठीक है मेरे भाई, इस सवाल का आंसर बताओ और 49 रुपये पाओ। चलो बताओ, कौन बताएगा। निम्नलिखित में से जस्ट जोकिंग, मिलेगा जरूर से, प्लीज। अगर किसी को लगता है आपका ये क्वेश्चन सही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिएगा और 49 रुपया अपना फोन पे, पेटीएम ले लीजिएगा भाई, डन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है विदेशियों के लिए नहीं है। तो मुझे डर भी लग रहा है मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि यार आज बहुत सारा पैसा मेरा जाने वाला है। कोई बात नहीं, जाने दो, फिर कमा लिया जाएगा। अगर आप लोगों से ज़्यादा है क्या, आप लोगों से, आप लोगों के प्रेम से बढ़ के थोड़ी ना पैसा, यार बहुत पैसा कमाया जाएगा आगे चल के। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है, बताइएगा। क्या कह रहा है, मेरी बात को समझिएगा। भारतीयों के लिए तो है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है। क्लियर है मेरे भाई, समझ पाए आप। अब बताओ क्या है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, वाह। जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण। बताइएगा सवाल क्या है। कितना बढ़िया सवाल है ना। सोचिए सोचिए क्या कहना चाह रहे हो।
अरे भाई 49 रुपए का मामला है तो इतना जल्दी आसान थोड़ी ना होगा, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। बताओ, अगर 49 रुपये चाहिए आपको, यानी आपको चाहिए इनाम, तो बताना होगा। डर भी लग रहा है, समझ रहे हो। बोलने को तो बोल दिया हमने सार्वजनिक मंच पर, अगर कोई भी एक बंदा कमेंट कर दिया कि सर जी हमारा सही था, ठीक है, तो मुझे देना ही पड़ जाएगा फिर। कोई बात नहीं, आज देंगे जरूर। चलो बताओ तो, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को लिए उपलब्ध है। बताओ मेरे भाई, आप सभी को पता है नागरिकों के लिए, भारत के नागरिकों को 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल है जो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, है ना। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को मिला है। तो मेरी बात को समझिएगा, विदेशियों को नहीं मिला है। कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30, यानी ये, अगर ये कोई ये किसी ऑप्शन में दे रखा होगा तो इसका मतलब ये सही होगा। बोलना मेरे भाई, बात समझ पा रहे नहीं। अगर किसी ऑप्शन में इससे जिक्र किया गया होगा तो बताना वो क्या होगा, सही होगा इसका आंसर। नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, समझाते हैं। चलो पेन यूज कर लेते हैं। 15, 16, 19, 29, 30 बताना। अच्छा ये बताओ, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये किस आर्टिकल में है। तो आप सभी को पता है ये आर्टिकल 26 होगा, ठीक ना। और निजी सॉरी जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण ये आर्टिकल 21 से रिलेटेड है ये। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, यानी कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी क्या बात कर रही है, आर्टिकल 19 से रिलेट कर रही है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण की बात कर रहा है। बताओ ये आर्टिकल किस में आएगा मेरे भाई, ये आर्टिकल 22 में आएगा। बोलना मेरे भाई, हमने क्या कहा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे आर्टिकल हैं जो केवल और केवल किसको मिले हैं, भारतीय नागरिकों को। तो बताओ इसमें से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो केवल भारतीयों को मिलेगा। तो मेरे भाई ये होगा ऑप्शन सी, बताना। और ये विदेशियों के लिए है भी नहीं, बाकी क्या सभी विदेशियों के लिए भी हो सकता है कि जी हाँ बाकी विदेशियों को भी मिल सकता है, ठीक ना मेरे भाई, क्लियर है। यानी ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन ये ऐसा आर्टिकल है जो केवल और केवल किसको मिला है, भारतीय नागरिकों को मिला है। क्लियर हुआ, हैव यू गॉट इट। सवाल बढ़िया था ना। जिसका सही हुआ होगा प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर पैसा भेजूंगा। नहीं भेज पाया तो कोई बात नहीं, अगले सेशन में जब ये आपका संविधान यानी माफ़ करिएगा ये मूल अधिकार पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपको। अब देखो पैसा हम हर क्वेश्चन पे पैसा देंगे, उम्मीद बना ही लिए, मूड बना ही लिए, अब पैसा यही होगा, बांटा ही जाएगा पैसा यार। बहुत हो गया पैसा, क्या करेंगे इतना सारा पैसा, पिताजी इतना पैसा रखे हैं पता नहीं क्या करेंगे सब। आओ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है ये, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना एक है क्या, क्या है, एक व्यक्तिगत अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या मौलिक कर्तव्य है। बताइएगा साथियों क्या हो। वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीव सहित प्राकृतिक संरक्षण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना, ये बताओ कैसा अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या मूल कर्तव्य है ना। जोरदार सवाल। साथियों आप सभी को लग रहा होगा कि ऐसा ऐसा कहीं तो हमने पढ़ा है, कहीं तो हमने पढ़ा है। देखो ये चीज़ें आपको लग रहा है क्या, ये मौलिक अधिकार तो नहीं, इतना तो क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये आपको लग रहा होगा सर ये डीपीएसपी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज हो सकता है। बोलना मेरे भाई, सॉरी, ये डीपीएसपी हो सकता है या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज हो सकता है। तो बताओ ये, इसका मतलब मौलिक अधिकार तो नहीं है, इसका मतलब क्लियर है ये मौलिक अधिकार नहीं है। बोलो हाँ या ना। ये विधिक अधिकार हो सकता है, अच्छा व्यक्तिगत अधिकार है भी नहीं है क्योंकि ये व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। या फिर विधिक अधिकार हो सकता है या फिर मौलिक अधिकार हो सकता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो बताओ क्या होगा। तो बताओ हमने क्या कहा, डीपीएसपी तो है नहीं, ये क्या लग रहा है आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज लग रहा है, तो इसमें डीपीएसपी कहीं जिक्र नहीं किया है, तो केवल क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका मतलब इसका आंसर ये होगा। लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये बताओ डीपीएसपी कहाँ से लेके कहाँ तक है मेरे भाई। आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी है, 36 से 51 तक। और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पर है, आप सभी को पता है 51A के तहत, 51A के तहत भाग 4 के क में, भाग 4 के ए में कह लो या क में कह लो, ठीक है मेरे भाई। हमने क्या कहा, भाग 4 के ए में, 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। अगर आप देखोगे ना, इसको देखो सवाल मैं कहाँ से लिया हूँ, ये सवाल पूछा होगा यूपीएससी के एग्जाम में।
यूपीएसआई का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम आई थिंक 2021 में हुआ था। उसी एग्ज़ाम में ये पूछा गया सवाल था, तो मुझे अच्छा लगा। देखो पीवाईक्यूज ढूंढ कर प्रश्नों को करा रहा हूँ, जो अच्छे प्रश्न लग रहे हैं, थोड़े अलग दिख रहे हैं, उनको शामिल कर ले रहा हूँ। याद रखिएगा। देखो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ से प्रश्न बना है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो 7वां ड्यूटीज़ यानी 7वां कर्तव्य है। देखो बेयर एक्ट के, मैं देखो क्वेश्चन भले वहाँ से ले लेता हूँ, लेकिन आपकी जो व्याख्या कर रहा हूँ ये आपका पूरा का पूरा बेयर एक्ट है। कोई भी एक शब्द जो है मैं उल्टा फुल्टा नहीं अपने मन से करा रहा हूँ। जो भी चीज़ें मैं कराऊंगा पूरी प्रामाणिकता के साथ, क्योंकि मैं जहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ये एक सार्वजनिक मंच है, और सार्वजनिक मंच पर मैं ऐसे कोई भी अपना वो व्यक्तिगत विचार नहीं रखना चाहूँगा। अगर मेरा व्यक्तिगत कोई विचार होगा भी तो मैं उसके लिए पूर्ण जिम्मेदार रहूँगा। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के तहत जो आपका 7वां है, ये 7वां यानी 7वां ड्यूटीज़ दे रखा है बेयर एक्ट में। 7वां ड्यूटीज़ कह लो या फिर इसको जी कह लो, एफ के बाद जी आता है ना। जी यानी 7वां वर्णमाला में देखा जाए तो अल्फ़ाबेट 7वां ही क्या होता है, जी आता है। ठीक है, तो ये जी जो है इस जी में दे रखा है ये बात। ठीक है ना, इसमें अच्छा आर्टिकल उसमें डीपीएसपी में कहीं दे रखा है ये आर्टिकल, सॉरी ये जो है 7वां जो मौलिक कर्तव्य है, 7वां मौलिक कर्तव्य को आप पढ़ोगे ना तो उसमें एकदम सेम टू सेम यही लाइन लिखा है, वनों झीलों नदियों वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना क्या है, एक एक मौलिक कर्तव्य है। ये कहाँ लिखा गया है, एकदम हूबहू एकदम एज इट इज़ लाइन है ये। ठीक है, 7वां आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है मेरे भाई। अच्छा वहीं पर डीपीएसपी में भी ऐसा कुछ लिखा है क्या? जी हाँ, डीपीएसपी में आपने अगर जरूर पढ़ा होगा तो आर्टिकल 48 का ए, आर्टिकल 40 का, आर्टिकल 48 का जो है क्लॉज ए, इसमें क्या लिखा गया है, पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, है ना। लिख देते हैं मेरे भाई, आर्टिकल 48 का ए क्या लिखा है इसमें, पर्यावरण पर्यावरण तथा वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण एवं वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है मेरे भाई। अच्छा ये आर्टिकल ए लिखा है, सॉरी यहाँ पर 48 ए लिखा है, इसका मतलब इसको बाद में जोड़ा गया है क्या सर? अच्छा कहीं आपके दिमाग में ये विचार जरूर प्रश्न नहीं आ रहे तो आने चाहिए। ये बताओ, ये आर्टिकल ए जो, सॉरी ये 48 में ये बगल में कैपिटल ए लिखा है, तो इसका मतलब देखो कैपिटल ए का मतलब समझते हो नहीं, किसी आर्टिकल के बाद में अगर कैपिटल ए लिखा है ब्रैकेट में करके तो इसका मतलब उसको बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, ए फॉर अमेंडमेंट यानी संशोधन करके जोड़ा गया है, ए फॉर अमेंडमेंट यानी संशोधन करके जोड़ा गया है। ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये पॉइंट। ये सब चीज़ें आमतौर पर बच्चे मिस कर जाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं पॉइंट्स। ठीक है मेरे भाई, हमने क्या कहा, आर्टिकल 48 में कैपिटल ए ये जोड़ा गया, तो इसका मतलब ये बाद में जोड़ा गया होगा। तो सर बाद में कब जोड़ा गया? याद रखिएगा ये 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है मेरे भाई, गॉट इट, गुड। ज़्यादा समझा दे रहे हैं क्या? अरे कोई बात नहीं, समझ जाओगे तो क्या ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों की गारंटी दी जाती है? बताइएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? बताना, 26 द्वारा कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है? बढ़िया तो सवाल है, बताओ ना क्या दिक्कत है इसमें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार, और धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करने का अधिकार, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार या मानने का अधिकार। बताओ मेरे भाई, आप सभी को पता होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है मेरे भाई? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप सभी को पता है आर्टिकल 25 से सर 28 तक है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 28 तक है। अब सर 25 से 28 से तो इन चारों आर्टिकल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम। मुझे लगता है एक पेज ले लेने चाहिए ब्लैंक। चलो और याद रखिएगा 25 क्या है, पेन भी ले लें। अच्छा आर्टिकल 25 कोई बता सकता है क्या? आर्टिकल 25 देखो ध्यान रहे, थोड़ी चीज़ें टेक्निकल हैं इसमें, आपको पता होना चाहिए। देखो मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा ताकि आपको पता हो। देखो एक तो इसमें क्या है, अंतःकरण के आर्टिकल 25 अंतःकरण, सॉरी अंतःकरण, अंतःकरण की, अंतःकरण की यानी इसका मतलब क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है या अपना सकता है, अंतःकरण कर सकता है, अबाध रूप से
कैसे वो भी अबाध्य रूप से, ठीक है, अबाध्य रूप से मानने की, यानी इसका मतलब क्या है, अबाध्य रूप से मानने की स्वतंत्रता होती है उसके पास, ठीक है, उसके संबंध में आचरण करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है, और इसके संबंध में क्या, प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है, ठीक है। हमने क्या कहा, देखो याद रखिएगा, आर्टिकल 25 आप सभी को याद है, मुझे पता है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी, लेकिन आपको ये एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो इसमें 4 पॉइंट दे रखा है, आर्टिकल 25 में 4 पॉइंट दे रखा है। अंतःकरण की स्वतंत्रता पहला पॉइंट, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, तीसरा पॉइंट क्या है, आचरण की स्वतंत्रता, और क्या है, 4 पॉइंट प्रचार करने की स्वतंत्रता। मेरे भाई ये सब पॉइंट्स हैं और इनको याद रखना होगा आपको, ये चारों पॉइंट याद रखिएगा। किसी भी धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को अब अंतःकरण से यानी अपने अंतर प्रज्ञा की आवाज़, यानी अंतर मन की आवाज़ से, यानी जो आपका मन कहे अंदर से, वो आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और अबाध रूप से मान सकते हैं, उस धर्म को बिना किसी बाधा के आप मान सकते हैं, ठीक है, और उसके संबंध में आचरण कर सकते हैं और उसके संबंध में प्रचार कर सकते हैं। अच्छा, ये आचरण करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखो किसी भी धर्म के संबंध में आचरण करने का मतलब, अगर कोई, जैसे होता ना कि अगर मैं हिंदू हूँ तो अपने धर्म के हिसाब से मैं लोगों को नमस्ते कर सकता हूँ, और जैसे हिंदू में विधि विधान होता है उस तरीके से आचरण कर सकता हूँ, यानी समझ पा रहे हो बात, आचरण करने की क्षमता, यानी हम नमस्ते कहते हैं, वहीं पे मोमडन कम्युनिटी जो होती है, यानी मुस्लिम लोग जो होते हैं वो हाथ मिलाते हैं, उनका है, ठीक ना, ये उस यानी उस धर्म के हिसाब से आचरण कर सकते हैं। अगर उनके धर्म में क्या होगा, यानी मंदिर जाना होगा तो मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ होगा तो पूजा पाठ करेंगे, ठीक है मेरे भाई। और हमारे यहाँ क्या है कि सॉरी, मुस्लिमों में क्या है कि वो नमाज नमाज पढ़ेंगे और मस्जिद जाएंगे, ठीक है, और सिख वो जाएंगे गुरुद्वारे में जाएंगे, मेरे भाई समझ पा रहे हो आप, यानी अबाध रूप से आचरण करना, यानी समझ पा रहे हो मेरे भाई। इसमें 4 पॉइंट देखना, अंतःकरण की स्वतंत्रता, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता और आचरण करने की स्वतंत्रता, और उस धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार करने की क्षमता आर्टिकल 25 के तहत आती है। वहीं पर आर्टिकल 26 देखा जाए तो, अच्छा बताओ आर्टिकल 26 क्या है, ये क्या है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं अब, ज़्यादा समय न लेते हुए। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अच्छा आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर से, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ तो आपको लिखने में क्या दिक्कत है। लेक्चर सुनना अलग बात होता है मेरे भाई, लेकिन उसके साथ साथ लिखते रहना, क्योंकि आपकी दोनों साथ साथ में ज्ञानेंद्रियाँ काम कर रही हैं, ठीक है, वो चारों इफेक्टिव तरीके से काम करेंगी, तो जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ साथ में एक्टिव रहेंगी उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको उतने लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है मेरे भाई। आर्टिकल 27 क्या कहता है, तो किसी भी धर्म को, किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए, याद है ना, किसी भी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक ना मेरे भाई, किया जा सकता, याद रखिएगा ये पॉइंट, आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं चीज़ें याद रिकॉल करा दे रहा हूँ एक बार। आर्टिकल 28 क्या कहता है ये बताओ, शिक्षण संस्थानों, है ना, शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा या उपासना, उपासना मतलब पूजा पद्धति होती है, वर्शिप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, सॉरी स्वतंत्रता, ठीक है मेरे भाई। हमने क्या कहा, ये पॉइंट याद रखिएगा, हमने क्या कहा, आर्टिकल 25 अंतःकरण की क्षमता, अबाध रूप से मानने की क्षमता, आचरण की क्षमता और प्रचार करने की क्षमता, ये 4 पॉइंट याद रखिएगा इसमें आर्टिकल 25 में। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, कि अमुक धर्म का वृद्धि हो, अमुक धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो आप उस पर टैक्सेशन इम्पोज कर दो, ठीक है मेरे भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा ये ऐसा नहीं होता है। आर्टिकल 28 क्या कर रहा है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की क्षमता, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा इसका आंसर क्या था फिर, इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा फिर अब, अब तो बता सकते हो। आर्टिकल 26 भाई क्या होता है, गुड, आर्टिकल 26 के तहत ये चीज़ें आएंगी, ठीक है मेरे भाई।
आर्टिकल ये सब किया, इसके आर्टिकल 25 के पार्ट हैं। इन देखो आर्टिकल 25 को दो पार्ट में तोड़ दिया गया है यहाँ पर, कई पार्ट में। देखो यहाँ पर प्रोफेशन यानी उनको अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं अबाध रूप से, ठीक है, उसको अंतःकरण कर सकते हैं यानी मान सकते हैं, और किसी धर्म को अपनाने की क्षमता, समझ रहे हो, यानी ये तीनों आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही आते हैं, आर्टिकल 25 के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक ना मेरे भाई। ये आर्टिकल 26 है, क्लियर हुआ। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको इसको कई खंडों में तोड़ के बताया, ठीक है, समझ पाए आप, गुड। देखो क्वेश्चन कराने को तो सभी करा रहे हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग करा रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं उनसे बेहतर हूँ। हाँ, मैं ये कोशिश करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जितना तोड़ के तोड़ पढ़ाई जा सके, जितना समझाई जा सके समझाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं, सभी जगह से पढ़ो, सब अच्छे टीचर होते हैं। आगे बात करते हैं, सब अपना बेस्ट ही देते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो अपना बेस्ट नहीं देना चाहेगा सार्वजनिक मंच पर। सब चाहेंगे कि क्या हो, सार्वजनिक मंच पर बेहतर किया जाए, जिसको जितना आता होगा वो उतना अपना 100% देने की कोशिश करता है। तो मैं भी एक प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर आपको प्रयास अगर मेरा अच्छा लग रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर प्लीज़ ज़रूर बताया करें, क्योंकि आप लोगों को कमेंट करने से, आप लोग देखते तो हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ उससे लाइक कर देने से, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है। तो भाई नया है तो यूट्यूब कब मुझे प्रमोट करेगा। अगर देखो कोई भी इंसान अगर अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसमें अगर कोई उसको सपोर्ट करता है ना कि नहीं आप बढ़िया कर रहे हो, आप करो, और इससे हम लोगों का फ़ायदा है। देखो ये किसके लिए चला जा रहा है, हम सभी के फ़ायदे के लिए है, ठीक है भाई। हाँ, ऐसा नहीं है केवल आपका ही फ़ायदा है, इसमें मेरा भी फ़ायदा होगा। हो सकता है अभी ना हो, लेकिन आगे चल के हो सकता हो। आगे की बात है, पहले शुरुआत तो किया जाए, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, आर्टिकल 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती हैं, बताइएगा। 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित की जाती हैं, बताओ। आर्टिकल 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं यानी जो वो 6 आर्टिकल होते हैं ना, इसमें 6 स्वतंत्रताएं होती हैं, ए बी सी डी एफ, ये सभी जो हैं, यानी इन सभी को कब ये स्थगित की जाएंगी, किस स्थिति में। राज्य के में आंतरिक उथल पुथल होना, अगर अगर आपातकाल लगा है, राज्य में आंतरिक उथल पुथल हो गया है, या फिर वित्तीय संकट होने पर, या फिर एक राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, यानी आर्टिकल 356 के तहत, या फिर युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के समय। अच्छा सवाल है, बताओ। यानी कब आपका मौलिक अधिकार 19 यानी 19वां मौलिक अधिकार आपसे निलंबित कर लिया जाएगा, ठीक है। इसको कब निलंबित किया जाएगा, बताओ, किस स्थिति में। अच्छा, इसका आंसर सोचते रहे आप लोग, तब तक हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस प्रश्न पर, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अच्छा, आपातकाल की बात हो रही है तो आपातकाल मेरे भाई, आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी। पेन चेंज करें यार, लिखना पड़ेगा सही से। मेरे भाई, हाँ, नेशनल इमरजेंसी आप सभी को पता है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत मेरे भाई, बताओ। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है। अच्छा, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित यानी कब होगा, इसके कारण क्या होंगे, यानी राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित किया जाता है, तो इसके कारण क्या है, याद रखिएगा। ये 3 स्थितियां होती हैं इसके, या फिर क्या हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए। मेरे भाई बात को समझिएगा बहुत गहराई के साथ। जब बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए, है ना, या फिर भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए, ठीक है, युद्ध में शामिल हो जाए, ठीक है। और अगली स्थिति क्या होती है, अगली स्थिति आप सभी को पता है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या हो जाएगा, आपातकाल लगाया जा सकता है। देखो आपातकाल लगाने के 3 आधार हैं, कौन कौन से हैं। एक तो बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर भारत किसी देश में भारत किसी देश के साथ युद्ध में शामिल हो जाए, या फिर क्या हो जाए, सशस्त्र विद्रोह। हालांकि देखा जाए तो सशस्त्र विद्रोह जो है ना, ये पहले नहीं था। सशस्त्र विद्रोह जो है ये बहुत मतलब ये मूल संविधान में नहीं था। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि सशस्त्र विद्रोह आंतरिक अशांति के स्थान पर लाया गया है। आंतरिक अशांति आंतरिक अशांति के आधार पर ये लगाया गया है, ठीक ना। आंतरिक अशांति के आधार पर स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लाया गया। अच्छा, ये कब आया है, आप सभी को पता है, 42वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, ठीक है, याद रखिएगा। सशस्त्र विद्रोह कब जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। इसके पहले क्या था,
यानी इस संशोधन के पहले क्या था यहाँ पर, आंतरिक अशांति था। आप सभी को पता है आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा था भारत में ना, इस वजह से इसमें संशोधन करके मोरारजी देसाई की सरकार में ये इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शामिल कर लिया गया। अच्छा ये बताओ, आपसे पूछा जाए, बताओ आंतरिक अशांति के आधार पर जो आपातकाल लगा, अच्छा ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। अच्छा इस समय जो आंतरिक आपातकाल यहीं पे बात कर लेते हैं ना, कौन लगाई थी भाई, इंदिरा गांधी लगाई थी। अच्छा इंदिरा गांधी लगाई थी। इंदिरा गांधी उस समय जब लगाई थी ये आपातकाल, कब लगाई थी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी ने घोषणा कब किया था, 25 जून को, ओह सॉरी 25 जून को, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी, लेकिन आपातकाल लागू कब हुआ था मेरे भाई, याद रखिएगा ये 26 जून 1975 को लागू हुआ था। अच्छा मेरे भाई ये सब पॉइंट्स क्यों बता रहे हो, सारा आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो, रीज़न है ना, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति अब बदलाव हो रही है। तो आपसे ये नहीं पूछेगा बताओ 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था वो किसके आधार पर था, ये सब अब नहीं पूछने वाले मेरे भाई प्रश्न। इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अब प्रश्न ऐसे कराया जाए जो आपको ट्रेडिशनल ना हो, वो थोड़े से अलग हों। आप अगर अच्छे प्रश्न, अगर अच्छे एग्जाम देंगे ना तो उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं अब, कि ये बताओ इंदिरा गांधी ने जो आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया था वह कब लागू किया गया था, याद रखिएगा वो कब लागू किया गया, 26 जून के, यानी मध्य रात्रि 25 जून को उन्होंने घोषणा कर दी और वह 26 जून 1975 को लागू कर लिया गया। ठीक है। अच्छा ये उस पर सिग्नेचर, यानी राष्ट्रपति थे कौन, उस समय पूछा जाए आपसे राष्ट्रपति कौन थे जब आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्र रात में आपातकाल लगाया गया 25 जून को, तो उस समय प्रेसिडेंट कौन थे मेरे भाई, कौन थे, क्या बात है, वेरी गुड, यही तो जानना है आप लोगों से, इसलिए तो कह रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है। फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, क्या बात है। अच्छा क्या इसके पहले भी कभी आपातकाल लगाया जा चुका है क्या, हाँ गुड। अच्छा नेशनल इमरजेंसी भारत में अब तक कुल कितनी बार लग चुके हैं मेरे भाई, 3 बार लग चुके हैं। अच्छा कब कब लगी हैं ये तो सबको पता होगा, बताना। 1962, 1962 में लगी है, बोलना मेरे भाई 1962 से 68 तक रही थी पहली, और दूसरी जो लगाई गई थी ये कब से कब तक थी, 1975 से 1977 तक थी। ठीक है मेरे भाई, बोलो हाँ या ना। अच्छा तीसरी इमरजेंसी ये कब घोषित की गई, 1970, सॉरी ये 1975 नहीं था, माफ़ करिएगा, ये 1972 था, 1972 से 1977 तक था। ठीक है, 1972 था या 1971 था, माफ़ करिएगा 1971 आई थिंक था, 1971 ही रहेगा, गुड। देखो थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं समझाने में, क्योंकि इतना डेटा एक साथ कलेक्ट करके एक जगह दे देना। 1975 से लेके 1977 ये था, यहाँ से यहाँ तक था। देखो ये पढ़ाना होता 1962 में था और ये 1971 में लगा था, 1975 में लगा था, ये तो आसान था, लेकिन ये बताना जरूरी यहाँ पे इसलिए इसको लिया क्योंकि यहाँ कुछ बताना चाह रहे हैं। देखो आप कहोगे सर यहाँ पर आर्टिकल, सॉरी ये आप कह रहे हैं सर यह आपातकाल जो है, दूसरा आपातकाल जो लगा था ये 1977 तक चला था और यहाँ पर ये तो है 1975 में, यानी इसका मतलब आपातकाल के ऊपर आपातकाल लगा था क्या, जी हाँ यही कहना चाह रहा है, यही कहना चाह रहा था मैं, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ की जिक्र किया मैं, याद रखिएगा। यानी 1900 जो 75 में आपातकाल लगा था, इसके पहले आपातकाल लगा हुआ था 1971 का। ठीक है। अच्छा याद रखिए एक बात और इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा आपको कि देखो पहले ये आपातकाल समाप्त होता है, उसके बाद ये वाला यानी दूसरा आपातकाल बाद में समाप्त किया जाता है, 1977 में ही दूसरा आपातकाल बाद में समाप्त किया जाता है, पहले इसको समाप्त किया जाता है, उसके बाद इसको समाप्त किया जाता है। डेट अगर देखोगे तो आपको ऑफिशियली ये दिखाई देगा कि इसका जो आपातकाल लगा था 1971 में, इसको बाद में समाप्त किया गया अप्रैल में, सॉरी इसको मार्च में किया गया था, उसको शायद अप्रैल में किया गया था। ठीक है मेरे भाई, याद नहीं आ रहा है, बस इतना याद रखिएगा, ये चीज़ें इसलिए बताना जरूरी था मुझे। यानी इसका मतलब क्या था, 1975 में जो आंतरिक अशांति के आधार पर ये आपातकाल लगाया था, ये आपातकाल के ऊपर आपातकाल था। क्लियर हुआ मेरे भाई, ये बताना चाह रहे थे। ठीक है, गॉट इट, कुछ तो पॉइंट नया मिल रहा होगा मेरे भाई, गुड। कुछ चीज़ें नहीं मिल रही होंगी ना, अगर आपको कुछ भी पॉइंट नया मिल रहा होगा तो मेरे लिए बहुत है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा था, अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग ना। अच्छा बताऊँ, अच्छा कहीं यहीं पे बात कर लेते हैं, ये बताओ ये आपातकाल घोषित कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है, किसकी सलाह पर, याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया कि 44वां संविधान संशोधन के तहत ये जोड़ा गया, माफ़ करिएगा वो 44वां कह रहे हैं, अच्छा ये 44वां होना चाहिए ना, ये 78 लिखा हूँ यहाँ पे 76 लिख दिया, माफ़ करिएगा ये 44 होना चाहिए था। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत ही क्या हुआ मेरे भाई कि
मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही आपातकाल राष्ट्रपति घोषित करेगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही, याद रखिएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर संशोधन के बाद ऐसा कर लिया गया, लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। हमने क्या कहा, आर्टिकल 352 में ये दे रखा है कि बाह्य आपातकाल राष्ट्र भारत में युद्ध में शामिल बाह्य आपातकाल के आधार पर, या फिर भारत युद्ध में शामिल हो जाता तो, या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, ठीक है। और सशस्त्र विद्रोह कब शामिल किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत शामिल किया गया। इसके पहले क्या था, यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पर था। आंतरिक अशांति के आधार पर अभी तक आपातकाल लगा था क्या, हाँ लगा था, इंदिरा गांधी ने लगाया था। इसकी घोषणा कब होती है, मध्य रात्रि को 25 जनवरी 1975 के दिन, जो कि रात में घोषणा कर दी जाती है। और यह इसका जो राजपत्र में, यानी जो राजपत्रित होता है, यानी जो लिखा होगा, आप लोगों ने जो होता है ना देखा होगा इस पे राजपत्रित वो जो होता है लेटर होता है, उस पर आता है ना, ये अगले दिन आता है, नहीं 26 जून को लागू होता है, ठीक है, 1975 में। और इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, याद रखिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद थे। और इसी संविधान संशोधन के तहत ये भी बात कही गई कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है, ठीक ना मेरे भाई, याद हुआ। अच्छा, मंत्रिमंडल शब्द का जिक्र केवल यहीं पर किया गया है, ठीक ना मेरे भाई, याद रखिएगा ये पॉइंट। अच्छा, ज़्यादा चर्चा हो जा रहा है तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिएगा। और ये भी पॉइंट याद रखिएगा, यानी अब तक 3 बार हुए हैं, 1962 में, 1971 में, 1975 में। अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या कराइए, आर्टिकल 19 में निहित मौलिक स्वतंत्रताएं किस आपातकालीन स्थिति के कारण स्थगित हो जाती हैं, राज्य में आंतरिक उथल पुथल होना, वित्तीय संकट होना, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर। चलो, अच्छा, एक आर्टिकल आपने सुना होगा जरूर से, तो आपको पता होगा। देखिए, आर्टिकल 358, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आर्टिकल 358 में क्या दे रखा है सर, थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखो, आर्टिकल 358 क्या है, प्लीज़ अगर डिटेल्ड हो जा रहा होगा तो प्लीज़ ज़रूर रोक दीजिएगा हमें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की बेहतर तरीके से, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख रहे हो भाई तो सीखो। आगे बात करते हैं। देखो, आर्टिकल 358 में क्या दे रखा है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है, अनुच्छेद 19 में निहित जो भी स्वतंत्रताएं हैं सभी को निलंबित की जा सकती हैं, ठीक है मेरे भाई। हमने क्या कहा, आर्टिकल 358 में यह बात लिखी गई है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान के तहत अनुच्छेद 19 में लिखित स्वतंत्रताएं जो हैं, अनुच्छेद 19 में निहित जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, 5-6 जो भी हैं निहित स्वतंत्रताएं निलंबित की जा सकती हैं, ठीक है मेरे भाई, की जा सकती हैं। हमने क्या कहा, आर्टिकल कहाँ पर लिखा है, ये आर्टिकल 358 में लिखा है क्या, 358 में लिखा है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 19 में निहित जितनी स्वतंत्रताएं हैं सभी को निलंबित की जा सकती हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन है। क्या कंडीशन है मेरे भाई, वो कंडीशन आपको समझना पड़ेगा। अब कहोगे सर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जा रहे हो, क्या ये आपातकाल की क्लास ले रहे हो क्या, नहीं मेरे भाई, आपातकाल की क्लास नहीं ले रहे हैं, लेकिन आगे हो सकता है पता नहीं कब लें, लेकिन यहाँ पे इसलिए चर्चा कर लेना ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि अब इसकी चर्चा हम कहीं और करने जाएंगे तो थोड़ी ना मजा आएगा फिर आपको, समझ रहे हो आप। अच्छा, आपने क्या कहा सर, आपने ये कहा कि आर्टिकल 358 के तहत नेशनल इमरजेंसी के दौरान अनुच्छेद 19 में निहित जितनी स्वतंत्रताएं हैं उसको निलंबित की जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं। वो टेक्निकलिटी क्या है कि यदि ये जो नेशनल इमरजेंसी घोषित हुआ है, यदि ये नेशनल इमरजेंसी युद्ध व बाह्य आक्रमण के आधार पर लगा हो तभी, यही पॉइंट बताना था आपको मेरे भाई, समझ पा रहे हैं आप। हमने क्या कहा, यदि जो नेशनल इमरजेंसी के तहत, यानी माफ करिएगा, आर्टिकल 358 में ये बात कही गई है, यदि युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा है, कौन सा आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, तो अनुच्छेद 19 में जितनी सारी स्वतंत्रताएं उल्लेखित की गई हैं उनको निलंबित किया जा सकता है।
लेकिन कब कब निलंबित होंगी? जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा होगा तब। इसका मतलब है सर कुछ तो लोचा है, हाँ कुछ तो समथिंग समथिंग है यहाँ पे। क्या है वो मामला? यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग गया तो, बोलो हाँ या ना। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग गया तो, यही कहना चाह रहा था। यदि आपातकाल जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लग गया तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। हमने क्या कहा? तो आर्टिकल 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता, यही टेक्निकलिटीज थी इसमें। हमने क्या कहा, बात समझ पाए आप? यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान, यदि नेशनल इमरजेंसी कैसी इमरजेंसी है? यदि वह नेशनल इमरजेंसी युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर लगी है तभी। यदि वह नेशनल इमरजेंसी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगी है तब आर्टिकल 19 में निहित स्वतंत्रताओं को निलंबित नहीं किया जा सकता है। हैव यू गॉट इट? यही टेक्निकल पॉइंट था इसमें मेरे भाई। उम्मीद करते हैं आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। क्लियर है मेरे भाई? समझ पाए आप? बोलो हाँ या ना। गुड। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है ये? संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में बताता है। बताओ वह कौन सा है? मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, राज्य के डीपीएसपी हैं, या फिर मौलिक कर्तव्य है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? सी। वेरी गुड। आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी प्रावधान जो भी हैं कहाँ पर दे रखे हैं? डीपीएसपी में दे रखे हैं। बोलो हाँ या ना। डीपीएसपी में दे रखा है। सर इसमें भी समझाओगे क्या आप? अरे नहीं समझाएंगे बाबू, हम समझ सकते हैं, लेट हो रहा होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, नहीं समझाएंगे इतना ज़्यादा, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें समझा ही देते हैं यार। क्योंकि आप लोग अगर मुझसे जुड़े हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है आपको कुछ नया चाहिए। अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए, इतना देख रहे हैं वीडियो, इतने समय तक इतना आप समय दे रहे हैं, तो प्लीज़ आपको वो ज़रूर फ़ायदा करेगा। आप ज़रूर देखें और लिखा करें प्लीज़, जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ दे रखा मेरे भाई? भाग 4 में। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। बोलो हाँ या ना। ये है, तो उसी में 51वां जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51 जो है, ये क्या कहता है? आर्टिकल 51, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आर्टिकल 51 यही कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। जो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा और इसकी समृद्धि करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ये किस पॉइंट में दे रखा है? तो आर्टिकल 51 में दे रखा है। एक बात और याद रखना है, जो आर्टिकल 51 है ना, ये जो आर्टिकल 51 है ना, ये जो आर्टिकल 51 है ना, ये भारतीय विदेश नीति का संवैधानिक अधिकार है। आपसे पूछ लिया जा सकता है, देखो कथन दे देगा आपसे। कैसे कथन देगा? अब देगा इसमें से सत्य छाटिए, सत्य कथन पहचानिए। ठीक है मेरे भाई, ये पूछ लिया। और पूछा क्या? ऑप्शन ये दे रखा। ऑप्शन एक यही दे दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्टिकल 51 जो है, आर्टिकल 51 में ये पूछेगा। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि, देखो क्वेश्चन बना भी रहे हैं ना, तो साथ साथ में आपको पता चलना चाहिए कि अनुच्छेद 51 के तहत अनुसार कौन सा, अनुच्छेद 51 के अनुसार सत्य है या असत्य है, ऐसे पूछ लिया, या फिर असत्य है पूछ लिया। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन ये दे दिया, ऑप्शन कि राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, यही दे दिया, ऑप्शन ये लिख दिया, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थिति की जिम्मेदारी कौन लेगा, उसके संरक्षण कौन करेगा, उसकी समृद्धि कौन करेगा, उसकी अभिवृद्धि कौन करेगा, राज्य करेगा, ये दे दिया है पहले ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन बी वहीं पे दे दिया क्या, कि भारतीय विदेश नीति का संवैधानिक आधार है। यह भारतीय विदेश नीति का संवैधानिक आधार है, भारतीय विदेश नीति का संवैधानिक आधार है, ये दे दिया। यहीं पर ऑप्शन सी क्या लिख सकता है कि पंचशील व शांतिपूर्ण अस्तित्व, पंचशील व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इसका लक्ष्य है, इसका उद्देश्य है। बताना मेरे भाई। अब बताओ इसका क्या सही होने वाला है। देखो क्वेश्चन में ये यहीं पे बना दिया, देखो गर्मा गर्म क्वेश्चन आपको सामने पेश है। बताइएगा, आर्टिकल 19 के तहत असत्य कथन छांटना है आपको। ये दे दिया क्या, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी राज्य अभिवृद्धि करेगा, सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, आर्टिकल ये इसमें दे दिया ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में क्या दे दिया, भारतीय विदेश नीति का ये संवैधानिक आधार है। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या दे दिया, ये पंचशील व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ए और बी, ये दोनों सही हैं और ये
गलत है। मेरे भाई समझ पा रहे हो बात आप? यानी ये दोनों तो सही हैं, ये असत्य है। क्लियर है? कैसे? तो इसके लिए मुझे डिटेल में देखो, चीज़ें मैं ना चाहते हुए भी क्या करूं, आदत से मजबूर। मैं तो आदत से मजबूर। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है, मैं चाहता नहीं डिटेल होना, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप लोग इतने अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो लगता है कि यार सब कुछ बता दो, सब कुछ बता दो फ्री में ही। फ्री में ही। फ्री में ही। अरे सर अभी तो क्या, अभी तो आपसे पैसा भी लेना है, 49 रुपया भूलेंगे नहीं, हम कमेंट करेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, कमेंट कर लेना। तो मेरे भाई हमने क्या कहा, देखो एक पॉइंट आपको क्या याद, अच्छा क्या पॉइंट याद रखना है आपको, ये पॉइंट याद रखना है कि आर्टिकल जो है 51 है, इस 51 में क्या दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का जिम्मेदारी राज्य लेगा। बात सही है, ये डीपीएसपी में ये बात दे रखा है। लेकिन याद आपको ये भी रखना है, आर्टिकल 51 जो है ना, ये भारतीय विदेश नीति का आधार है। ये भारतीय विदेश नीति का क्या है, आधार है। ठीक है, वहीं पर एक बात और याद रखिएगा, गांठ बांध कर लिख लीजिएगा, पंचशील वह सह अस्तित्व जैसे शब्दावली का प्रयोग, जैसे शब्दावली का प्रयोग आर्टिकल 51 में कहीं भी नहीं है। ठीक ना मेरे भाई, हमने क्या कहा, ये पॉइंट याद रखिएगा, आर्टिकल 51 में पंचशील व सह अस्तित्व जैसे शब्दावली का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। क्लियर हुआ मेरे भाई? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। क्या बात है, गुड। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 33, एक ऐसे व्यक्ति को जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है, क्या है वो? अरे भाई क्या ही दिक्कत है, अवैध रूप से उसको हिरासत में ले लियो, तो बताओ ये बात तो गलत है ना। तो इसके लिए क्या करना भाई, वही सुप्रीम कोर्ट कहेगा, एक काम करो बाबू, क्या बंदी को प्रत्यक्षीकरण किया जाए, बंदी, सॉरी जो बंदी है उसको सशरीर उपस्थित कराया जाए। ठीक है, ये हैबियस कॉर्पस याद आया। अच्छा क्रम याद आया ना, आर्टिकल 32 के तहत कौन सा क्रम था, हमने बताया था आपको, HMPCQ, बोलो हाँ या ना, HMPCQ। HMPCQ यानी क्या, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन और सर्टियोररी एंड क्यू वारंटो। बोलो हाँ या ना, ये क्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में ऐसे क्रम दे देगा, HMPCQ, HMPCQ, HMPCQ। यानी एच का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, हैबियस कॉर्पस, एम का मतलब क्या हुआ बताओ, एम का मतलब क्या, हम क्या बोल रहे हो, क्या, मैंडमस, क्या बात है, गुड, मैंडमस। थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया ना, थोड़ा तेज बोला करो। मैंडमस क्या है, मैंडमस ये क्या है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ये क्या है, सर्टियोररी यानी उत्प्रेषण, ये क्या है, क्यू वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। ठीक है मेरे भाई, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों को विदेश, अच्छा ये कर चुके हैं क्या हम लोग, ये तो मुझे लग रहा है कर लिए हैं। तो इसका आंसर क्या था मेरे भाई, आर्टिकल 2-3 वाला। ठीक है, सॉरी ये ऑप्शन बी यानी 2-3 वाला ये सही था। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? देखो ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न बवाल काटने वाला है। बवाल काटने वाला मतलब क्या, इस प्रश्न में मैं जो सार्वजनिक मंच पर बोलने वाला हूँ वो शायद आप लोग विश्वास ना करें, उस चीज़ को आप लोग नहीं माने, लेकिन वो चीज़ सत्य है। आपने हो सकता है भले पढ़ रखा हो, बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी गाइडों में दे रखा हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कहने वाला हूँ, हो सकता है आपको वो पचे ना, आपको लगे ये गलत है, लेकिन मेरे भाई आपको विश्वास करना ही होगा, क्योंकि मैं सार्वजनिक मंच पर बोल रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई प्रूफ होगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रही है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। तो बताइएगा। अच्छा पहली बात तो ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में क्या दे रखा है, मतलब विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समता, यानी विधि के, यानी कानून की नज़र में सब क्या है, समान है। बोलो हाँ या ना। वहीं पर बात करेंगे विधि के अगले, इसी में ही लिखा है क्या, विधि के समान संरक्षण की बात करता है ये, विधि के समान संरक्षण। मेरे भाई बात को समझिएगा, विधि के समक्ष समता यानी कानून की नज़र में हर एक इंसान समान हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वह वंचित वर्ग से हो, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो, वह कानून की नज़र में क्या है,
समान है, चाहे किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति हो, किसी भी पद पर आसीन व्यक्ति हो, नीचे गरीब तबके का वर्ग का आदमी हो, चाहे वो अडानी ग्रुप का ही कोई मेंबर हो या अडानी ही क्यों ना हो, वो सभी क्या हैं, कानून की नज़र में समान है। वहीं पर अगली लाइन में ये कह दिया गया है क्या, विधि के समक्ष, सॉरी, विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण के मतलब यहाँ पर राज्य सरकारें, या माफ करिएगा, यहाँ राज्य मतलब सरकार, यहाँ पर सरकार क्या कर सकता है, सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। यहाँ पर राज्य क्या कर सकता है, सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। अच्छा, ये पॉइंट कहाँ से लिया गया है, याद रखिएगा, आप कहोगे ये पॉइंट अमेरिका से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण की बात कहाँ से लिया गया है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। वहीं पर विधि के समक्ष समता की बात, ये पूछा जाए विधि के समक्ष समता की बात कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा, ये मैं जो कहने जा रहा हूँ शायद आपको भरोसा ना हो और आप लोग कहेंगे ये नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं मान सकते। जर्मनी के वाइमर संविधान से, बोलो हाँ या ना, जर्मनी के वीमर संविधान से। याद रखिएगा मेरे भाई, हमने क्या कहा कि ये संविधान सभा के जो सदस्य थे, माफ करिएगा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे बी.एन. राव, ये बी.एन. राव अपने भाषण में खुद कहते हैं कि जो विधि के समक्ष क्षमता है ये उन्होंने जर्मनी के वीमर संविधान से लिया है। हालांकि आप कहोगे ये तो ब्रिटेन से हमने पढ़ रखा है, देखो हाँ, विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन में भी है, लेकिन बी.एन. राव ने ये अपने भाषण में कहा है कि जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने ये ले रखा है, ठीक है, वहाँ से प्रेरित होकर ये हमने इसमें इंक्लूड किया है। अब हालांकि ये विधि के समक्ष क्षमता ब्रिटेन में भी है, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट, यानी ये हमने क्या कहा, ये ब्रिटेन से ही, ये देखा जाए तो ब्रिटेन में भी, ठीक है, ब्रिटेन में भी है, हमने लिया कहाँ से, जर्मनी के वाइमर संविधान से, ठीक है मेरे भाई, यही था। अच्छा, आपको पता होना चाहिए विधि के समान संरक्षण यही तो है जो क्या करता है, माफ करिएगा, वो आरक्षण का आधार बनता है। आरक्षण का आधार तो इसी पर दिया गया ना कि देखो हर इंसान एक जैसा नहीं है, हर इंसान के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई दुर्बल है, कोई पावरफुल है, समझ पा रहे हो बात, कोई समाज में उसको ख्याति प्राप्त है, कोई विख्यात है, कोई कुख्यात भी तो है तो ऐसी स्थिति में हर इंसान क्या है वहाँ पर भिन्न भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में एक साथ सबको एक बराबर नज़र से देखना ये तो कतई उचित नहीं है ना। ये प्रक्रिया, ये प्रोसीजर लॉ की बात कर रहा है ये, ठीक है, प्रक्रियात्मक कानून, यानी कानून की प्रक्रिया सबके लिए क्या होगी, समान होगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, तो चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वह सही हो, एकदम हिस्ट पोस्ट हो, सबके साथ, तो भाई ये गलत है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पर, यहाँ पर इसलिए अगले पॉइंट में क्या दे रखा है, विधि के समान संरक्षण की बात करता है, जहाँ पर सरकारें सकारात्मक भेदभाव कर सकती हैं। वहीं पर जो विधि की समक्ष समता थी, वहीं पर जो विधि के समक्ष समता था, वह क्या है, एक नकारात्मक अधिकार है मेरे भाई। हैव यू गॉट इट, बोलो हाँ या ना। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर तो ब्रिटेन दे रखा है तो ब्रिटेन ही करते हैं, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। तो आज के लिए इतना रखते हैं साथियों, ये सेम सवाल है, मुझे लगता है आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, और प्लीज़ बताइएगा कैसा क्लास लगा आपको और कंटेंट कैसा लगा और उसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और प्लीज़ ज़रूर आप कमेंट करिएगा। ये आप बताते हैं ना, उसके लिए हौसला मेरा बढ़ता है कि नहीं यार, जल्द से जल्द डेली क्लास लेना चाहिए। दरअसल आप लोग कहते हैं सर डेली क्लास लो, तो भाई डेली क्लास लेने के लिए मुझे और भी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, मुझे खुद भी अध्ययन करना होता है और खुद से कंटेंट बनाना होता है, ढूंढना पड़ता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन करना पड़ता है। वही अगर पुराना पुराना क्वेश्चन कराना चाहें तो बताओ, वो सब तो मैं डेली करा सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न लाने होते हैं जो आपने अब तक नहीं करा होगा, ठीक है, और वैसे प्रश्न जो टेक्निकल हों और थोड़े समझाने लायक हों, इसलिए ऐसे प्रश्न लिए जाते हैं। तो चलिए साथियों, कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।